वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th। हम पहुंच चुके हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल लॉ। मैंने बात की थी लास्ट क्लास में कि क्यों हम लोग अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हेरिडिटी के कारण होता है, क्योंकि माता पिता के ही जो जीन्स है वो हमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बट क्यों हम लोग अपने दादा दादी से भी मिलते हैं, नाना नानी से भी कभी मिलते हैं, कभी मौसी, कभी चाचा, उन लोगों से भी हम लोग क्या करते हैं, कभी मिलते हैं बुआ से कभी। तो इसके क्या कारण है, और मैंने बताया था कि यही इसी का जवाब आपको मिलेगा कहाँ, मेंडल लॉ में। तो हु इज द मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल was born on 1822। ये एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1884 ईस्वी में। इस बीच उनका जो जन्म था वो एक कृषक परिवार में हुआ था, इसलिए उनका मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पापा के साथ खेतों में काम करता हुआ बीतता था। तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था पौधों में कि ये पौधे कैसे हो जाते हैं, कैसे कभी किसी के कलर चेंज हो जाते हैं, कभी किसी के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, और उनकी साइंस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। बाद में ये पढ़े, पादरी बने। इन्होंने अपने मठ पर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने जेनेटिक्स का रूल दिया, 3 लॉ दिए अपने, और फिर इसको प्रकाशित करने के लिए ले गए। लेकिन उस वक्त इनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने महत्व नहीं दिया, नहीं जाना। पर आफ्टर हिज डेथ 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी और 16 साल बाद 1900 ईस्वी में कुछ वैज्ञानिकों ने फर्दर उनका जो लेख था उनको देखा, उस पर काम किया और ये देखा कि ये तो बेसिक रूल है जेनेटिक्स के, और उसके बाद इनके थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया और हम सभी अब उसको पढ़ते हैं और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब जब तक वो जीवित थे वो नहीं जान रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है, बट आज का पूरा जेनेटिक्स इन्हीं के थ्योरी पे बेस्ड है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल लॉ के बारे में। तो मैंने बात की कि हम सभी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने अपने मठ पर ही, जहाँ वो रहते थे वहीं के बागान में पी प्लांट्स पर, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और उस बेसिस पे इन्होंने कुछ लॉज दिए, 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारे के बारे में हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से दिए। बट बात करते हैं कि उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए बच्चों, कोई भी स्टडी की जाती है, किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है उसको भी हम लोग को जानना चाहिए, है ना। जैसे कि मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो बात कि हम जिस चीज़ पर या जिस भी जीव पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ स्पैन उनका छोटा होगा तो हम उनके कई जनरेशन्स देख सकते हैं, और कई जनरेशन हम लोग देखेंगे तब तो स्टडी करेंगे, तब तो कोई कंक्लूजन निकालेंगे ना, तब तो हो पाएगा ना कोई कंक्लूजन हमारा। अगर लाइफ स्पैन बड़ा हो जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट छूट जाएगा और हमारी ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे चीज़ों को लेना चाहिए, कैसे जीवों को लेना चाहिए जिसका जो लाइफ स्पैन है वो छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ क्या कि उनमें कई ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पी प्लांट्स को इन्होंने क्यों लिया उसकी बात करते हैं। पहले तो रीज़न ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, क्या रीज़न था उनका सेलेक्ट करने का पी प्लांट। पी प्लांट बहुत ही आराम से हम लोग ईजी टू ग्रो एंड मेंटेन, बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्लियरली डिस्टिंक्ट, जो भी उसके कैरेक्टर है वो साफ साफ दिखते हैं, जो भी जनरेशन में आया वो नज़र आता है, हम लोग को बाहर से देख सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनके बहुत सारे कैरेक्टर है, देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स अभी मैं इसे बताऊंगी आपको। शॉर्ट लाइफ स्पैन, पी प्लांट का जो है एक एनुअल प्लांट है, 1 साल में के अंदर ही वो हो जाता है, तो हम लोग
साल दर साल जितने साल चाहे उतने साल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो 7 सालों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो 7 जनरेशन भी देखा होगा। इस बीच उन्होंने कई पौधे उगाए होंगे, तो कई सारे और जनरेशन भी उन्होंने देखे होंगे। इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। ये तो सेल्फ पॉलिनेट तो हो ही जाता है, बट ये आराम से क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता है। ये क्या है भाई, सेल्फ पॉलिनेटिंग और क्रॉस पॉलिनेशन, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा है। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो पी प्लांट लिया इन्होंने। पी प्लांट के कौन कौन से ट्रेड्स इन्होंने लिए? 7 कैरेक्टर लिया। पी का शेप, मटर आप लोगों ने सब कोई खाया होगा, आप लोग मटर को देखे होंगे। कुछ मटर ऐसे होते हैं जो पूरे गोल गोल होते हैं, कुछ होते हैं जो रिंकल्ड होते हैं, सिकुड़े होते हैं। तो दोनों तरह के पौधों को इन्होंने लिया, राउंड वाले मटर के पौधों को भी और रिंकल्ड वाले मटर के पौधों को भी। ठीक है, तो पी का कलर ग्रीन भी दिखाया होगा आप लोगों ने, व्हाइट भी देखा होगा। पॉड का शेप, जो पॉड होता है मटर का, मटर छिमी जिसके अंदर मटर होते हैं, पॉड का कलर ये कंस्ट्रक्टेड भी होता है और इन्फ्लेटेड भी होता है। देखिए इस फिगर से आपको पता चलेगा, इस फिगर में सब कुछ है ना, मैं अभी लास्ट में दिखाती हूँ फिगर को। पॉड कलर ग्रीन, येलो, फ्लावर का कलर पर्पल, वाइट। अगर आपके घर में प्लांट लगाए होंगे कभी पी का, तो आपने देखा होगा कभी वाइट फ्लावर भी होते हैं इसके, पिंक फ्लावर भी होते हैं, पर्पल फ्लावर भी होते हैं। प्लांट का साइज टॉल भी होता है, ड्वार्फ भी होता है, लंबे भी होते हैं, पौधे बौने भी होते हैं। एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल भी होता है और टर्मिनल भी होता है। देखिए यहाँ फ्लावर का कलर है पर्पल, वाइट, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, येलो कलर के सीड, ग्रीन कलर के सीड, राउंड एंड रिंकल्ड। पॉट का कलर ग्रीन, येलो, पॉट का शेप ये देखिए इन्फ्लेटेड है, ये कंस्ट्रक्टेड है। और फ्लावर का पोजीशन, ये रहा फ्लावर पोजीशन एक्सियल और ये रहा टर्मिनल। तो ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है और इन पे जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंगे उतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। तो इतने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए और उन सब में 2-2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब कितने सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बेटा आती है बात किसकी, क्रॉसिंग की। अब क्या कराना है, क्रॉसिंग कराना है हम लोगों को। तो हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है और कुछ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है। तो अगर कोई एक कैरेक्टर, हम लोग इन 7 में अगर कोई एक कैरेक्टर को लेकर काम कर रहे हैं तब उसको कहेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई भी एक, मान लो ये सिंगल कैरेक्टर लेके हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, राउंड वाले में करा रहे हैं और ये रिंकल्ड वाले पौधे, ये दोनों में क्रॉस करवा रहे हैं, तो हम लोग इस क्रॉस को कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम लोगों ने 2 कैरेक्टर ले लिया है, जैसे कि पॉड का शेप और पी का कलर, पॉड का कलर, ठीक है, ये 2 कैरेक्टर ले लिया अगर हम लोगों ने, तो ये कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं क्रॉसिंग बताऊंगी, फिर भी एक आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर एक कैरेक्टर को ले रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, अगर 2 कैरेक्टर को साथ में लेकर करा रहे हैं तो वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। तो मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर था। एक कैरेक्टर लिया उन्होंने, पौधों की लंबाई को लिया। सबसे पहले पौधों की लंबाई को लिया, एक पौधा लिया उन्होंने टॉल और एक पौधा लिया उन्होंने ड्वार्फ और इनकी कराई क्रॉसिंग। टॉल को हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं और ड्वार्फ को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी। ये क्यों कैपिटल और क्यों स्मॉल, ये बात भी मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। अब ये 2T क्यों लिखा है, क्योंकि 2 एलील्स होते हैं ना, ये एलील्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। 2 क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग 2 लिख रहे हैं इसको। अब क्रॉसिंग कराने का क्या तरीका है, पहले ये T और ये T अगर क्रॉसिंग हुआ, अगर ये जो
कैपिटल टी है ड्वार्फ के इस टी के साथ क्रॉस करता है तो क्या बनाएगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनाएगा। यही क्रॉसिंग होगी। दोनों सेक्स सेल में सिर्फ एक सेल ही इन्वॉल्व होगा ना, ठीक है, सिर्फ एक सेल ही इन्वॉल्व होता है ना क्रॉसिंग में। और अगर ये टी इस टी के साथ कंबाइंड किया तब भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा। अगर ये टी, क्रॉसिंग का तरीका बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सेम ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी ठीक सेम वही है, मतलब कि सबके सब एक ही आए हैं। अब अगर ये हो गया आपका पहला जनरेशन, F1 जनरेशन हम लोग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग? F1 जनरेशन कहते हैं। तो ये अगर एक भी कैपिटल आपको दिख रहा है तो समझिए कि पौधा वैसा ही है। मतलब ये सारे पौधे कैसे हैं? टॉल 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 टॉल। ये सारे पौधे कैसे हैं? टॉल हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सारा सेम आया ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसको लिख देते हैं इस तरह से, क्योंकि सारे के सारे कैसे आए हैं? प्लांट टॉल ही आए हैं, एक ही है ना, एक ही जीन्स है सब में, तो सारे के सारे टॉल आए हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर देखा गया कि जब एक लंबे पौधे की एक बौने पौधे के साथ क्रॉसिंग कराई जाती है तो पहले जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है, जरूरी नहीं है कि ये टॉल ही शो हो सकता है कि सारे के सारे पौधे बौने हो जाए, ये भी शो हो सकता है। तो जो पहला जनरेशन में जो कैरेक्टर शो हो रहा है, मतलब बाहर से जो हम लोग को दिख रहा है, तो जो कैरेक्टर शो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल में, इसलिए यहाँ पर हमने टी लिखा कैपिटल में। आई बात समझ में आपको? तो ये इसलिए क्या हुआ, ये हो गया टी कैपिटल हम लोगों ने, मतलब कि मेंडल ने इसको फिर कैपिटल जो दिखा, जो पहले जनरेशन में शो किया कैरेक्टर, मेंडल ने उसको कैपिटल लेटर में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ही कैरेक्टर हमने लंबाई का कैरेक्टर लिया है, एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, एक जो उसमें पहले जनरेशन में जो सारे पौधे आए वो टॉल आए। फिर उन्होंने जितने कैरेक्टर्स और लिए थे, 7 कैरेक्टर थे ना, सबको क्रॉस करवाया और सब में यही चीज देखा कि पहले जनरेशन में आने वाले सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पौधे हैं। तो उन्होंने देखा कि मतलब कि जो कैरेक्टर शो हो गया, जो कैरेक्टर में दिख गया, वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वार्फ के एलील्स खत्म हो गए, वो तो मौजूद है ना, पर वो शो नहीं हुए। तो जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्या कहते हैं उसको? रिसेसिव कैरेक्टर। जो शो हो गया वो डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो शो नहीं हुआ फर्स्ट जनरेशन में उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि जब 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए जाते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस कराया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो शो होते हैं, उसे कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो शो नहीं होता है उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। यही है मेंडल का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये क्या है? पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है द लॉ स्टेटेड दैट ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर्स व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट दैट इजीली अपीयर, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जो दिख रहा है एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट दैट डज नॉट इजीली अपीयर क्रॉस, इसको कहेंगे हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये हो गया बच्चों पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब क्या कराया मेंडल ने? जब पहली पीढ़ी में एक ही जैसे
सारे पौधे आ गए तो इनके एलील्स को लिया, इनके जीन्स को लिया और इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया सेकंड जनरेशन में ना। अब ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन वाले पौधों का फिर से क्रॉस कराया। तो इसमें तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल है। अब जब क्रॉसिंग होगी तब क्या होगा, ये दोनों हो गए कैपिटल, ये दो, एक हो गया कैपिटल एक स्मॉल, ये हो गए दोनों कैपिटल, सॉरी एक कैपिटल एक स्मॉल, और ये दोनों हो गए स्मॉल। मैंने क्या बोला कि जहाँ कैपिटल दिख रहा है मतलब कि वही शो हो रहा है। तो यहाँ दोनों कैपिटल है तो ये हो गए टॉल, लंबे पौधे। दूसरा हो गया क्या, ये भी एक कैपिटल है तो ये भी टॉल पौधा है, ये भी टॉल है, बट ये क्या हो गया, दोनों स्मॉल है तो ये पौधा क्या हो गया, ड्वार्फ। ये था आपका F2 जेनरेशन, सेकंड जेनरेशन। क्या था ये, F2 जेनरेशन था। पहले जेनरेशन में सारा कैरेक्टर एक ही आया, एक ही कैरेक्टर शो हुआ जिसको हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जब सेकेंड बार में उसी की सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया तो क्या होता है, डिफरेंट चीज आ जाता है, एक ड्वार्फ निकल कर आ गया बाहर। इसका मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ था, इसका मतलब यही है ना कि ये जीन खत्म नहीं हुआ था, ये यहाँ मौजूद था, हम लोग को शो नहीं किया। पहले जनरेशन में शो नहीं हुआ लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, ये अपने आप को बनाए हुआ था और मिक्स भी नहीं हुआ, ये अपने आप को अलग बनाया हुआ था। इसी के आधार पर दिया गया दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये है आपका दूसरा लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमेट, ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन gene copy which is selected randomly. This is known as law of segregation. लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इसी आधार पर दिया मेंडल ने कि कोई भी जो जीन थे, जो एलील्स थे, वो क्या थे, पहले जनरेशन में शो हो ना हो सकता है वो आगे आने वाली पीढ़ी में शो करे, और यहाँ पर शो हुआ है ना। यहाँ पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर बन के शो हुआ। एक तीन भले ही नहीं आए, तीनों टॉल आए, लेकिन चौथा ड्वार्फ निकला। मतलब कि ये गुण जो था ड्वार्फनेस का, जो जीन इस गुण को लिए हुए था वो किसी में मिक्स नहीं हुआ, वो अपने आप को अलग बनाया हुआ था और आने वाली पीढ़ी में वो एक्सप्रेस हो गया। तो सिग्रीगेट करके रखा अपने आप को, क्या किया, अलगाव का नियम, यही है अलगाव का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, अलग बनाया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए इसके लिखने का एक तरीका, अब मेंडल ने मैथमेटिकल टर्म में भी इनके रेशियोज दिए। यहाँ पर जो जीन का रेशियो दिख रहा है इसको हम लोग जेनोटाइप बोलते हैं, जेनोटाइप। तो जेनोटाइप रेशियो कितना हो गया, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों जीन्स जो है वो एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। तो जेनोटाइपिक रेशियो इसका हो गया क्या, 1:2:1, ये हो गया जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 1:2:1, ठीक है। लेकिन जो फेनोटाइपिक रेशियो है, फेनोटाइपिक रेशियो किसको कहते हैं, जो दिख रहा है, ये जीन्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं, है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जीन तो अंदर है ना, हम लोग कैसे दिखाई देंगे, दिखेगा तो बाहर का जो शो हो रहा वही ना। तो शो तो दिख रहा कि पौधा लंबा हुआ है, एक बौना हो गया है, यही दिख रहा है ना। तो ये है फेनोटाइपिक जो कैरेक्टर है जिसमें 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, इसलिए फेनोटाइपिक रेशियो हम लोग लिखते हैं 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। जो जीन है वो एक अलग है, 1:2:1, ठीक है। तो जेनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1 और फेनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। क्लियर, आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करो, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेंडल का 2 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
जब हम लोग बात करेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन की क्रॉसिंग की बात करेंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो ये सेकंड क्रॉसिंग की बात करेंगे, और ये दोनों ही क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, कि मेंडल ने कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, और मेंडल का थर्ड लॉ। यहीं पर चीज़ें एक और मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग बात क्या कर रहे थे कि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह हमेशा नहीं दिखते, कभी हम लोग दादा की तरह दिखते हैं, कभी चाचा की तरह दिखते हैं, कभी मौसी की तरह दिखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है बच्चों कि आपके दादा दादी का जो गुण है वो आपके फादर में भी आया, आपके चाचा में भी गया, ठीक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है आपके पापा में, कुछ कैरेक्टर्स शो नहीं कर रहा है, कुछ अलग कैरेक्टर आपके चाचा में शो कर रहा है और कुछ अलग कैरेक्टर्स नहीं कर रहा है शो। जो हो सकता है जो आपके पापा में शो कर रहा है कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में, वो आपके चाचा में ना कर रहा हो, जो चाचा में कर रहा हो वो पापा में ना कर रहा हो। अब आपके पापा में तो वो दोनों गुण है ना, दोनों के जीन्स है ना, जो शो कर रहा है वो डोमिनेंट, फर्स्ट जनरेशन में जो शो कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर। बट जब आप हुए, नेक्स्ट पीढ़ी में जब आप हुए, तो दादा का वो गुण जो पापा में डोमिनेंट नहीं था वो आप में हो सकता है कि डोमिनेंट हो जाए, क्योंकि आपके पापा के अंदर वो जीन अवेलेबल है ना, आपके पापा के अंदर वो जीन अवेलेबल है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो बना हुआ है। भले ही वो उनके जनरेशन में नहीं दिखा, बट आप जब आए नेक्स्ट जनरेशन तो वो आप में दिख गया, इसलिए आप अपने दादा से मिल रहे हो। या वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके चाचा से मैच करते होंगे, कुछ बुआ से मैच करते होंगे, ऐसे ही क्योंकि मम्मी का भी कैरेक्टर है तो कभी आप नाना नानी से मिल रहे हो, कभी आप मामा से मिल रहे हो, कभी मौसी से मिल रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, मतलब कि सबकी जीन्स तो हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, बट हम में कुछ जो शो कर रहा है हम लोग बस उसको ही देख रहे हैं, अंदर वाले जीन्स को हम लोग नहीं देख रहे। तो जो शो हो रहा है वो कैरेक्टर ही हम लोग को नजर आता है, और जो शो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सब के सब हमारे अंदर क्या है, बने हुए हैं। बस बात क्या की है, बात है उनके डोमिनेंट बनने की। हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारे जीन डोमिनेंट नहीं हुए जो हमारे बच्चों में ये डोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो आ गया, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। अब हम लोग चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की ओर। अब देखो बच्चों, जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, मतलब कि उन्होंने दो कैरेक्टर एक साथ लिया, तो जो कैरेक्टर्स थे कलर के, मटर के दानों को लिया, ठीक है। एक मटर के दाने लिए जो कि राउंड थे और येलो कलर के थे। एक कैरेक्टर हो गया कि उनका शेप ना, मटर के दानों का शेप और कलर दूसरा कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर लिया। तो राउंड और येलो कलर के पौधे का क्रॉस कराया उन्होंने रिंकल्ड, जिसके बीज कैसे थे, रिंकल्ड थे और ग्रीन कलर के थे, ठीक, रिंकल्ड थे और ग्रीन कलर के थे। अब इनको वो लिखेंगे कैसे, आर आर कैपिटल, वाई वाई कैपिटल लिखा उन्होंने। इसका मतलब कि पहला जनरेशन में यही दोनों कैरेक्टर आया होगा ना। दूसरे का जो लिखा गया ये स्मॉल आर हो गया और स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, तो जो पौधे आए वो आए कैसे, अलग अलग भी कराएंगे तो वो सेम ही आएगा, है ना, हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो पौधे आए वो सारे आए कैसे, राउंड और येलो। ये था पहला जनरेशन, F1 जनरेशन था। कैसा था, F1 जनरेशन था। अब F2 जनरेशन में क्या करेंगे, F2 जनरेशन में इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, इसी को डबल लिखेंगे हम लोग, सेल्फ। तो यहाँ पर वो जो हम लोग तरीका अपना रहे थे ऐसे ऐसे क्रॉस करने का, यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है, डबल डबल है ना, डबल डबल है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे और इसको दूसरे तरह से क्रॉस कराते हैं। जैसे कि पहले इसको आपस में करके अलग अलग कर लेते हैं। ये आर जब इस वाई के साथ करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और ये कैपिटल आर अगर इस वाई के साथ करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये स्मॉल आर अगर कैपिटल वाई के साथ करेगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई,
और ये दोनों करेंगे तो स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर हम लोगों ने की अलग कर लिया। सेम इसका भी उसी तरह से होगा। ठीक है, करवा देते हैं क्योंकि फिर क्रॉसिंग में आपको समझ में आएगा। दोनों कैपिटल, r कैपिटल y स्मॉल। थोड़ा सा दूर करके करवा दे कि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल वैसा ही इसको क्रॉस करा रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले में करवाया था, बट ये क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ये यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं हम लोग इसको क्रॉस कराने के लिए। ये तो इनका ही है ना, फिर भी तरीका मैं बता दूं कि कैसे इसको अलग करते हैं। ये दोनों कैपिटल, पहले क्या कराएंगे, पहले हम लोग हमेशा पहले वाले जो भी एलिल्स होंगे उसको इन दोनों से करवा देंगे और उसके बाद इधर सीधा सीधा लिखेंगे, है ना। अभी स्मॉल r का कैपिटल Y, इसका इधर लिखेंगे, इसका इस तरफ लिखेंगे, तो कभी भी हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम चीज़ है। अब इन दोनों की क्या करानी है हमको, F2 जनरेशन में क्रॉसिंग करानी है। तो इसके क्रॉसिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं, आइए देखिए। अब उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। तो क्या था, आर वाई, फिर कैपिटल R और स्मॉल y। ठीक है, फिर स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। एक साइड हमने लिख दिया एक का, और इस तरफ हम लोग लिख देंगे दूसरा का, जिसकी हम लोगों को क्रॉसिंग करनी है। कैपिटल R और स्मॉल y, स्मॉल r और कैपिटल Y, और स्मॉल r और स्मॉल y। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि मैंने क्या लिखा है। वो जो दोनों की क्रॉसिंग कराने के लिए हम लोग अलग अलग किए थे, दोनों को लिख लिया। अब हम लोग क्रॉसिंग कैसे कराएंगे, ऐसे कराएंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। ठीक है, मैं इसलिए इस वीडियो को ऑन करके ही लिख रही हूँ ताकि आपको इसको लिखने में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स में होगी इसकी और इसकी क्रॉसिंग। यहाँ पर दोनों कैपिटल R है और दोनों ही कैपिटल Y है। इसका मतलब ये जो पौधे हुए वो कैसे हो गए, ये हो गए राउंड और येलो सीड वाले, राउंड और येलो सीड वाले हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी अब इसकी इसके साथ कराएंगे। ये दोनों कैपिटल R है, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है। अगर एक भी कैपिटल है मतलब कि कैरेक्टर वही शो कर रहा है, तो राउंड तो दोनों हैं ही और येलो ही है, ये भी वही हो गया सेम। यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, एक कैपिटल Y है और दोनों ही कैपिटल ही Y है। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल Y है, यहाँ भी कैपिटल Y है, तो ये हो गया राउंड और येलो। ये भी सेम वही शो हुआ। यहाँ पर भी एक कैपिटल R, इसका कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल y, मतलब ये भी हो गया राउंड और येलो। क्लियर, मतलब चारों एक ही आया। अब हम लोग इस पर चलते हैं, इस R का इसके साथ कराते हैं। ये दोनों कैपिटल R है, एक Y कैपिटल है, एक स्मॉल y है, तो ये भी हो गया राउंड और येलो। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों ही कैपिटल R है, बट Y देखिए यहाँ दोनों ही क्या हो गए, स्मॉल हो गए, और दोनों ही Y स्मॉल, मतलब कि ये राउंड तो है बट इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पर देखो, एक कैपिटल R, स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, फिर से ये राउंड और येलो हो गया। फिर यहाँ पर एक कैपिटल R और स्मॉल y, और दोनों y स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब ये राउंड और ग्रीन हो गया। यहाँ पर एक कैपिटल R, स्मॉल r, दोनों ही कैपिटल Y, ये भी राउंड और येलो ही जा रहा है। राउंड और येलो मतलब कि जो पहले जनरेशन में आया वो ज़्यादा, वो जीव क्या हो रहे हैं, ज़्यादा निकल रहे हैं। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये भी राउंड और येलो है। यहाँ पर देखिए, दोनों R स्मॉल है और दोनों Y कैपिटल है, मतलब ये रिंकल्ड है और येलो कलर का है। ये भी चेंज हो गया है ना। यहाँ पर भी दोनों ही R क्या है, स्मॉल है
लेकिन एक Y है कैपिटल, एक स्मॉल, मतलब ये रिंकल्ड है और येलो है। ठीक है, लास्ट हम लोग इसके साथ देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड एंड येलो। बच्चों देखने में बहुत आसान लगता है कि कितना आराम से क्रॉसिंग हो जाएगा, मगर मैं आप लोग को सलाह देती हूँ कि ये क्रॉसिंग आप लोग खुद से करने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आसान नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप कम से कम 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। फिर ये कैपिटल R स्मॉल r, दोनों ही स्मॉल y, मतलब कि ये राउंड है और ग्रीन कलर का है। यहाँ पर दोनों स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, रिंकल्ड और येलो, और यहाँ सब कुछ ही स्मॉल है, तो ये हो गया रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, अब हम लोग रेशियो देखते हैं, भाई क्या आया रेशियो। ठीक है, रेशियो हम लोग अगर देखें इसका, तो यहाँ पर राउंड और येलो के कितने हैं, राउंड और येलो के कितने हैं, बहुत सारे हैं ना, मैंने राउंड लगाया है सब में, राउंड और येलो वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड और येलो हो गए 9। राउंड और ग्रीन देखें हम लोग 1 2 3 ना, तो राउंड और ग्रीन हो गए 3, फिर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो कितने हो गए 1 2 3, ये भी हो गए 3, और रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ एक ही है, तो रिंकल्ड और ग्रीन हो गए 1। तो यहाँ पर जो फेनोटाइपिक रेशियो आया वो क्या आया, वो आया 9:3:3:1। ये रेशियो को याद रखेंगे आप लोग। तो ये फेनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:3:1। अब इसी के आधार पर मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है देखिए, तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहता है whenever two or more pair of contrasting character are brought together in a hybrid, the allele of the different pair segregate independently of one another during gamete formation। मतलब कि मान लीजिए कि पेरेंट्स में मेल के कर्ली हेयर है और फीमेल के चेहरे पर सन स्पॉट है, फ्रिकली है, ठीक है, तो ये चांसेस है कि जो बेबी है एक कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टराइज पे आ जाए, मतलब मेल का कर्ली हेयर आ गया और मतलब फादर का कर्ली हेयर आ गया और मदर का फ्रिकले आ गया, इसमें मीन्स सन स्पॉट इसके चेहरे पे आ गया, तो इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर क्या होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अब इस लॉ के अनुसार कोई भी जीन एक दूसरे से मिक्स तो नहीं हुआ, इंडिपेंडेंटली बना रहा और इंडिपेंडेंटली अपना जब भी आया वो क्या हो गया, वो कैरेक्टर शो हुआ। कोई भी कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ, कोई भी जीन मिक्स नहीं हुआ, वो बना हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था, वो इंडिपेंडेंटली बना रहा और इंडिपेंडेंटली बन रह के वो किसी भी जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर बन के शो हो सकता है। यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ जो मेंडल के थे ये जेनेटिक्स का आधार है, इसी पे पूरी जेनेटिक्स क्या है बनी है, पूरी जेनेटिक्स इसी पर बेस्ड है। तो ये तीनों लॉ जो हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो
पहली पीढ़ी में प्रदर्शित हो रहे हैं गुण, उसको ही हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जो नहीं होते हैं उनको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ये पहला था लॉ। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि दो जरूरी नहीं है जो F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ वो अगली पीढ़ी में क्या कर सकते हैं, वो प्रदर्शित हो सकते हैं और वो अपने आप को जो एलील्स थे वो अलग अलग बनाए रखते हैं, सिग्रीगेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। ये था दूसरा नियम। और तीसरा नियम है कि जितने भी जीन्स हैं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, सभी जीन बिल्कुल मौजूद होते हैं इंडिपेंडेंटली ही एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं और इंडिपेंडेंटली ही बिना मिक्स हुए वो अपने कैरेक्टर को किसी भी जनरेशन में शो करते हैं। अगर पहले जनरेशन में नहीं हुआ तो दूसरे में कर देंगे शो, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में कर देंगे शो। तो ये है तीनों के तीनों लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है, मेंडल्स लॉ। तो ये तीनों जो लॉ है यही तो आधार है किसका, हेरिडिटी का। हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, तो किसी और से दिख रहे हैं, परिवार में किसी और से मिल रहे हैं। तो जो भी आनुवांशिक गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ प्रदर्शित हो जाते हैं, कुछ प्रदर्शित नहीं होते हैं, पर वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली पीढ़ी में कभी भी प्रदर्शित हो सकते हैं। तो ये था बच्चों मेंडल लॉ। और ये जितने भी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र होना है, कंट्रोल होना है, क्या करना है, ये सबके जो ट्रेड्स है, सबके गुण कहाँ मौजूद है, हमारे जीन्स में मौजूद हैं। अब जीन के जो कैरेक्टर शो होने होंगे वो होंगे, जो नहीं होने होंगे वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेंडल लॉ और इस तरह से हमारा हेरिडिटी लगभग कंप्लीट है। बट फिर भी हम लोग बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं ना, ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं। हमारे पेरेंट्स थे हम में और ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।